फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज हम क्लास नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी आप लोगों को बहुत ही 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिवीजन करने के लिए उत्तरदायी होंगी। तो चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्लास नंबर 38 का पैसिव वॉइस। ओके, अब ये जो पैसिव वॉइस है इसमें दो तरीके से आप जानते हैं क्वेश्चंस आते हैं, एक पहचानना, दूसरा चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करने को नहीं है, यहाँ पहचानना पड़ेगा आपको। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं। ठीक ना, तो चलेंगे प्रैक्टिस करते हैं। ए ऑप्शन देखें, आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हेयर। दूसरा है शी नोज स्विमिंग वेरी वेल। थर्ड है यू कैन नॉट कंप्लीट इट दिस गेम दिस ईयर। एंड लास्ट वन इज शी वॉज अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। बताइएगा। मुझे लगता है पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान सा मिल गया है, बस आपको पहचानना है। कैसे आप पहचानेंगे? इट्स वेरी इजी। हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेंगे। ठीक ना, और अगर आपका सेंटेंस में बाई लगा है तो आपको ज़रूर हिंट मिल जाता है। बट अगर बाई सेंटेंस में ना लगा हो तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना है, बट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। ठीक ना, तो यहाँ देखिएगा पहले में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी मिसिंग है। बी में देख लें शी नोज, यहाँ भी नो हेल्पिंग वर्ब। और सी में देख लें यू कैन नॉट है तो कैन नॉट बी कंप्लीटेड होना चाहिए था, ये भी है इनकरेक्ट। और लास्ट अपना देखने का प्रयास करें, शी वॉज अवार्डेड। देख पा रहे हैं ना कि उसको अवार्ड किया कौन? द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999 में उसको अवार्ड किया गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। शी वॉज अवार्डेड यानी उसको ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप 1999 में अवार्ड किया गया। समझ पा रहे हैं ना, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। आई ब्रॉट हिम विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट जो है प्रीपोजिशन भरना है। और आज मैंने प्रयास किया है कि प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, ताकि प्रीपोजिशन से जो आपके मन में एक सा डर बना रहता है ना कि प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बहुत टफ है, तो मैंने आसान बनाने का प्रयास किया है। तो आप ज़रूर कोशिश करें। बताएंगे आई ब्रॉट हिम। अब आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज। अबाउट करेंगे, इन करेंगे, अप करेंगे या अराउंड या राउंड करेंगे? बताइए। आई ब्रॉट हिम। अब आप यहाँ पर ब्रॉट हिम का मीन्स आप समझ रहे होंगे, लाया जाना ना। ब्रिंग होता है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म आपको मिल जाएगा ब्रॉट, BROUGST। और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, ब्रॉट, BROUGST। ठीक है ना। अब ये आप कह मुझे लाया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान करेंगे, ब्रॉट अप एक शब्द होता है, ब्रिंग अप, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जाने। ब्रिंग अप एक शब्द होता है जो फ्रेजल वर्ब होता है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन। तो आप इसका मीनिंग निकालते हैं, इसका मीनिंग होता है पालन पोषण करना। ठीक है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, बहुत सी स्टोरीज़ में तो ज़रूर मिल जाता है इनका पालन पोषण। बायोग्राफी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो मिल जाता है ना कि इनका पालन पोषण यहाँ हुआ। तो ब्रॉट अप होता है, मीन्स ब्रिंग का सेकेंड थर्ड फॉर्म ब्रॉट अप। तो मेरा पालन पोषण हुआ कहाँ पर? विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, मतलब बहुत ही कठिनाइयों में। तो ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। बस आप ऐसे लिख लें कि ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। आपने आंसर भी फटाफट देते रहें और नोट करते रहें, जानते रहें कि आप कितना करेक्ट जा रहे हैं, कितना इनकरेक्ट। यदि आपका गलत होता है तो प्लीज़ आप इसको माइंड ना करें, दुखी ना हो, धैर्य ना खोएं, क्योंकि यदि गलत होगा तभी ना आपका ध्यान जाएगा और आप सोचेंगे कि मेरा गलत हो गया तो इसको क्यों गलत हुआ। जब आप इस भावनाओं के साथ जो है क्लास को अटेंड करेंगे, गलत हो गया तो आपको जानना पड़ेगा मेरे से कहाँ गलती हुई, तब आपको जो चीज़ समझ में आएगी वो एकदम
परमानेंट आपके दिमाग में बैठेगी और आपको एग्ज़ाम में तब बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये तो एक रिवीजन टेस्ट है, यहाँ बिल्कुल भी ना धैर्य खोएं और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि गलत हो जा रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे गलत होने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप ये सोचें गलत हो रहा है तभी तो सही होगा, है ना। इस पॉजिटिविटी के साथ, इस ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल के साथ आप काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यू आर अवर्स। इसके बाद देखिएगा, रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। यहाँ आपको जो है फार, टू, ऑफ और इन मिल रहा है, बताएंगे। इसको ध्यान रखें, एक शब्द होता है अवर्स, ठीक है, AVARSE, इसके साथ टू लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है खिलाफ होना। ठीक है, खिलाफ होना। तो यहाँ पर इफ़ यू आर एडवर्स टू रिकमेंडिंग माई नेम, मतलब मेरा नाम रिकमेंड किया जा रहा है तो इसके खिलाफ हो, तो तुमको इसको स्वीकार करने में तनिक भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। तो याद रख लें, एडवर्स के साथ टू लगता है और इसका मीनिंग होता है खिलाफ होना। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें। चलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्लीज़ डोंट स्टॉप गो। इसके बाद देखिएगा, विथ योर वर्क। अब बताएंगे, प्लीज़ डोंट स्टॉप गो, गो, प्लीज़ डोंट स्टॉप फुल स्टॉप है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है गो, इसके बाद विथ योर वर्क, मतलब रुको मत, तो क्या करो, अपने काम को जारी रखो ना। आपके दिमाग में मीनिंग बन रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लें, आउट, ऑन, इन और एट, बताइएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑन करेक्ट कर रहे हैं वो बच्चे सही हैं। तो गो ऑन मतलब होता है ना टू कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड, इस तरीके से मतलब जारी रखना, कीप ऑन। ओके, तो यहाँ पर गो ऑन, कीप ऑन, इसका मतलब होता है जारी रहना या जारी रखना। तो हो जाएगा, प्लीज़ डोंट स्टॉप, कृपया रुकिए मत, अपने काम को जारी रखिए। तो गो ऑन विथ योर वर्क मतलब अपने काम के साथ आप लगे रहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गो ऑन। ठीक ना। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, ही वैनिश्ड। इसके बाद देखिए, इनटू द डार्कनेस। ओ, मैंने तो यहाँ पर इंटू लगा भी दिया है, तो दो बार इंटू कहाँ से रहेगा भाई। तो आप ऐसे कर लें, वैनिश के साथ मैंने टाइप करते समय इंटू को लिख ही दिया, वैनिश इंटू। ठीक है, वैनिश के साथ इंटू होता है जब डार्कनेस होता है। तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन वैसे भी लिख भी दिया है मैंने। तो ये 5 क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिल जाते हैं, 1 मार्क्स आप सभी इंक्लूड कर लें। देखिएगा, वैनिश इनटू डार्कनेस, जब कोई जैसे प्रोसेस होता है, जैसे आप कहते नहीं हो बर्फ़ का जो है पानी बनना, पानी का बर्फ़ बनना, इस तरीके से दूध का दही बनना, ऐसे देखिएगा, अंधकार में खोना, अंधकार होना। तो कुछ नेचुरल प्रोसेस, साइंटिफिक फैक्ट कुछ ऐसे होते हैं, इसके लिए आप इनटू लगाते हैं, ध्यान समझिएगा इसको, वैनिश इनटू ना कि वैनिश इन, क्योंकि डार्कनेस में खोना एक प्रकार का प्रोसेस हो रहा है ना, तो इस तरीके के सेंस में इनटू लगाते हैं। वैसे भी इनटू मोशन के सेंस में लगता है, ये आपको पता है। ओके, तो यहाँ 5 क्वेश्चन का वैनिश इनटू, इसके मार्क्स सभी लोग जोड़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, मतलब कोई चीज़ का एक हिस्सा जो सैंपल के रूप में जो है रहता है। सैंपल माने नमूना आप कहते हो ना, तो इसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, बताइए। पहला देखिएगा, फ्लंडर, दूसरा इपीटाफ और तीसरा स्पेसिमेन और चौथा रिफरेंडम। रिफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब अगर आप जान लें तो रेफरेंडम का मतलब होता है, बहुत ही आसान सा और नया सा शब्द है, जनमत संग्रह। हिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं ना जनमत संग्रह, याद है ना कि जो है जब भारत आज़ाद हुआ था तो कौन भारत में विलय होगा, कौन पाकिस्तान में विलय होगा, इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया था, याद है, सबने पढ़ा होगा। तो रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। ओके, तो इसको आप जो है कर लें, बट इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर है स्पेसिमेन।
आप देखते हैं कि जो भी मतलब बुक्स वगैरह या कोई चीज़ जो टीचर्स को रिकमेंड की जाती है पब्लिशर के द्वारा, तो उस पर लिखा जाता है स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल। तो यहाँ ये चीज़ आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो ये सैंपल होता है, एज अ सैंपल, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। और फ्लंडर का मतलब आप जान ले तो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मतलब होता है जो है असहाय होकर छटपटाना। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली बराबर फ्लंडर। ठीक ना, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और मीनिंगफुल ऑप्शन देने का प्रयास किया जाता है ताकि एक शब्द से जो एक क्वेश्चन से 4 वर्ड्स आपको जानने को मिले। ठीक है, तो आप बहुत पॉजिटिवली जो है इसको आंसर करें और इसको नोट डाउन करें। और आपका एक शब्द है इस इपीटाफ। इपीटाफ मतलब तो बच्चे आप जानते भी होंगे, समाधि लेख। ठीक है, कब्र पर लिखा जाता है ना इपीटाफ, तो इसको कहते हैं समाधि लेख। ओके, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एन एनिमल स्टोरी विथ अ मोरल। ये बताइएगा एक जो है ऐसी कहानी जो नैतिक शिक्षा के साथ हो परंतु जानवरों के माध्यम से बताई जाए। सभी बच्चे, एक बार की बात है एक खरगोश था, एक जो है कछुआ था, ये वाली कहानी, बंदर की और घड़ियाल की कहानी, और जो है कौन सी है, तमाम स्टोरीज़ हैं। आपने देखा लोमड़ी और कौवे की कहानी, ये सभी कहानियाँ बचपन में माता पिता या विद्यालय में सिखाई जाती थी। तो आपको एक नैतिक शिक्षा मिलता था ना कि कौवे ने से लोमड़ी ने कहा, कौवा चाचा बहुत बढ़िया से गाओ। कौवे ने गाया और उसकी रोटी गिर गई। तो आपको क्या नैतिक शिक्षा मिला कि किसी की चापलूसी में नहीं आना चाहिए, है ना। और खरगोश वाली कहानी से शिक्षा मिलती थी कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कहानियाँ क्या कहलाती हैं? पहला टेल कहलाती हैं, दूसरा एनेक्डोट कहलाती हैं, तीसरा पैरेबल कहलाती हैं, या चौथा फेबल कहलाती हैं। ये जो है आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। और लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए तो ये तो एक लिटरेरी टर्म के रूप में पूछा ही जाता है। ठीक ना, तो ध्यान करिएगा। बहुत से बच्चे टेल कह रहे होंगे ना, लेकिन आप कोई भी सामान्य कहानी टेल होती है, टेल माने कहानी, लेकिन एक कोई सामान्य कहानी, इसमें सब कहानियाँ आ गई, लेकिन पर्टिकुलर एनिमल के माध्यम से स्टोरी बताई जाए। एनेक्डोट मतलब दंत कथा होता है, जैसे जातक कथा जो में भगवान बुद्ध की जीवन की कुछ बातों का वर्णन मिलता है। तो ऐसी कहानी छोटे छोटे टुकड़े मोह जिसमें जिसको पढ़ करके किसी के जीवन को जाना जा सके, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी दंत कथा एंड इन इंग्लिश एनेक्डोट। ये भी हो गया गलत। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल फेबल की तरह ही होता है, लेकिन पैरेबल में नैतिक शिक्षा तो होगी, इट मीन्स मोरल एजुकेशन, बट जानवरों के माध्यम से कही जाए ये श्योरिटी नहीं होगी। मैं जो है मैन के माध्यम से और एनिमल्स के माध्यम से, दोनों के माध्यम से बताई जा सकती है। तो पर्टिकुलर जानवर के माध्यम से अगर कहा जाए तो फेबल, और फेबल को एपालॉग भी कहते हैं। ठीक है, एपालॉग ये भी आपका जो है जानवरों के माध्यम से कहानियाँ बताई जाती, तो फेबल होता है। ठीक ना, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। करेक्ट स्पेलिंग इंसिडेंटली, इसका करेक्ट स्पेलिंग बताएं। पहला जो है आप इन चारों स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़ें और आप करेक्ट स्पेलिंग फटाफट आंसर करें, बताइएगा। इंसिडेंटली, 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 क्या पढ़ते हैं आप? फटाफट आंसर करें। जिन बच्चों की स्पेलिंग बन रही है INCIDENTALLY, उन बच्चों का करेक्ट है। तो मिला लें बच्चों, INCIDENTALLY इंसिडेंटली होता है। कहते हैं ना अकस्मात संयोग बस ऐसा हो गया। तो किस ऑप्शन में है अपनी स्पेलिंग? देखिए, पहले अगर ऑप्शन को आप देख पा रहे हैं तो डेंटली लिखा है, DAN लिखा है। दूसरे ऑप्शन को देखिएगा तो डेंटेली लिखा है, TELLY, गलत हो गया।
तीसरे ऑप्शन को अगर आप देखें, INCIDENTALLY, तो अपने से यही मैच कर रहा है। और डी ऑप्शन में INCIDENTLLY, ये भी इनकरेक्ट है। तो ये चारों स्पेलिंग्स जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आता हुआ स्पेलिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा। इट हैपन्स मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस आप कहीं किनारे लिख लें और ला करके मिला लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ढूंढने निकल पड़े मैंने क्या पढ़ा था, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और AEI ये सब आपके दिमाग में, ठीक है, मिसलेनियस कर हो जाएगा और आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो आपको जो है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन जिन बच्चों का करेक्ट है उनका करेक्ट है, ओके। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से लर्न करने के दो तरीके, या तो कोई बुक उठाओ मार्केट से रट जाओ, दूसरा तरीका है प्रैक्टिस करते रहिए आप। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जॉगिंग बने रहेंगे और आपको लगेगा हाँ मैंने क्या पढ़ा था और इसको मुझे कैसे करेक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के माध्यम से आपको याद करने में आसानी होती है, ठीक है। बाकी हर बच्चे का अपना तरीका होता है किसी चीज़ को पढ़ने का, ठीक ना। तो इंटरप्ट की करेक्ट स्पेलिंग बताएं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंटरप्ट, 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 बताइए। अब आपको बस मेरा स्टाइल अपनाना है। IN, इसको आप ऐसे लिख लें, INTERRUPT। जिन बच्चों का ये स्पेलिंग बन रहा है उनका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, डोंट इंटरप्ट इन माई मैटर, ठीक है। इंटरप्ट मतलब दखल अंदाजी करना, अवरोध पैदा करना। तो ये आपका INTERRUPT किस में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो किस में है? थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है। इंटेरप्ट ऐसे याद करें तो लर्न हो जाएगा। हालांकि बहुत आसान स्पेलिंग है, बट चारों स्पेलिंग से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो इंटरप्ट की करेक्ट स्पेलिंग, जिन बच्चों का सी है, बिल्कुल सही बच्चों, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देख लें। टू फोम एट वंस माउथ, इसका क्या मीनिंग है? आइडियमिक एक्सप्रेशन है, टू फोम एट वंस माउथ, बताइएगा। ये आपका टू फोम वंस, फोम मतलब आप गाजा बोलते हैं, झाग होता है ना, गाजा झाग, कपड़ा धुलते हैं उसको फोम कहते हैं, ठीक है। और एक फोम आप जानते हो, वो दबाने पर दब जाता है, उसको भी फोम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखें कि ब्रश प्रॉपरली, तो आपको मैंने बता रखा है ना कि आप ऐसे नहीं करेंगे माउथ से। तो हाँ, सुबह उठ के मैं ब्रश करता हूँ और मेरे मुंह में ब्रश करते वक्त जो झाग बनता है वाइट वाइट, रेड रेड, जिस वाले पेस्ट से करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप दिमाग लगाएंगे। दूसरा देखिए, टू गेट वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, टू बी अनकंट्रोलबली एक्साइटेड, यानी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि मतलब अनकंट्रोल हो जाए आप। तो ये भी जो है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन। सी में देख लें, टू बिकम सैड, दुखी हो जाना, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। वर्कड इमीडिएटली अभी नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। तो टू फोम वन एट वंस माउथ, इसका मतलब टू गेट वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा होना, या टू बी अनकंट्रोलेबली एक्साइटेड, इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाना कि मतलब क्या हो जाने, मुंह से लार गिरने लगे, मुंह से झाग बनने लगे। आपने देखा होगा ना कई बार अपने आसपास की, कई लोग होते हैं इतना ज़्यादा बोलने लगते हैं कि मुंह से लार झाग ये सब गिरने लगता है, गुस्सा आ जाते हैं। तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके आपको यही से रटना है, टू गेट वेरी एंग्री, इट मीन्स टू फोम एट वंस माउथ, ओके। किसी के जो है मुंह में झाग बनवा देना, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब। अब इस थ्रू डाउन द ग्लोब का क्या मतलब है? ग्लोब मतलब दस्ताना होता है ना, ग्लव्स से बना है, ग्लव। बताइए। पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेड डिफीट, यानी हार स्वीकार करना। दूसरा रिजेक्ट द प्राइज, यानी प्राइज को ही रिजेक्ट कर देना। तीसरा है रिजेक्टेड बाय समवन, किसी के द्वारा रिजेक्ट किया जाना।
और गिव अ चैलेंज या किसी को चैलेंज देना, बताइएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, विच ऑप्शन बताइए। अर्लाफ लाइसेस्टर एक पद होता था इंग्लैंड में, अर्लाफ लाइसेस्टर, अर्लाफ पेनग्रोप और अर्लाफ ग्लाउसेस्टर, ये सब पद होता था इंग्लैंड में, बताइएगा। तो याद रख लें बच्चों, जिन बच्चों का आंसर डी आ रहा है, गिव अ चैलेंज, यानी गिव अ चैलेंज, किसी को चैलेंज देना, वही बच्चे करेक्ट हैं। बाकी बच्चे लर्न कर लें। द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थ्रू डाउन द ग्लव, मतलब किसी को चैलेंज दिया, ठीक है। तो आप इसको रट लें। एक्सेप्टेड डिफीट, डिफीट को एक्सेप्ट किया, या रिजेक्ट द प्राइज, रिजेक्टेड बाय समवन, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब होता है, ग्लब मतलब गिव अ चैलेंज, या गिव अ चैलेंज मतलब थ्रो डाउन द ग्लब, ओके। तो डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, बाकी बच्चे लर्न कर लें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। अब इस पुल स्ट्रिंग्स का क्या मीनिंग है? पहला, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। देखिए, गुड शो मिला और पुट अप मिला। अब पुल स्ट्रिंग्स का मीनिंग आपको दिखा देना है। अब आपको बताया गया है ना कि आपको शाब्दिक मीनिंग से दूर रहना है, तो प्ले म्यूजिक, म्यूजिक नहीं, और देखिए यूज़ द इंस्ट्रूमेंट नहीं, प्ले अ सॉन्ग नहीं। अब आप कह रहे होंगे क्यों नहीं? आप देखिए, ये जो शो है ना, उस शो से आप कंफ्यूज ना हो। प्ले म्यूजिक, यूज़ द इंस्ट्रूमेंट और प्ले अ सॉन्ग, ये मिलता जुलता शब्द आपको दिया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आप इसको याद रख लेंगे। यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है, यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, वही है कि मतलब मुझे जो है पर्सनल इन्फ्लुएंस यानी व्यक्तिगत प्रभाव को क्या करना पड़ा, शो को अच्छा बनाने के लिए मुझे पर्सनल का जो है प्रभाव डालना पड़ा या करना पड़ा। तो यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड पुल स्ट्रिंग्स, ओके। पुल मने वैसे खींचना होता है, बट पुल स्ट्रिंग्स मिला जुला कर जब ये शब्द बने आइडियमिक एक्सप्रेशन, तो यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यू कैन नॉट प्रिवेंट। अब यहाँ पर से आपको 4-6 क्वेश्चन आपको प्रिपोजिशन से मैंने डाले हैं, ताकि आपको प्रिपोजिशन के लिए समझ बढ़े। बहुत से बच्चे डरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई बच्चा ना डरे, हिम्मत बना करके प्रैक्टिस करिए। और प्रिपोजिशन बहुत ब्रॉड है, ये बात सही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए, प्रिवेंट मी, इसके साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, टू लगता है, फ्रॉम लगता है, या फॉर लगता है, बताएंगे। प्रिवेंट मी, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रिवेंट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम। और कौन कौन से हैं जिनके साथ फ्रॉम यूज़ करते हैं? तो आप इसको यहीं पर लर्न कर लें, लिख लें आप। रिफ्रेन होता है ना यहाँ पर, यहाँ से देखें, रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब भी रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम यूज़ होता है। डेसिस्ट के साथ भी फ्रॉम यूज होता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपको ध्यान करना होगा। स्टॉप के साथ फ्रॉम लगता है, डिबार के साथ फ्रॉम लगता है, गार्ड के साथ फ्रॉम लगता है, सेव के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है, हिंडर के साथ फ्रॉम लगता है, समझ पा रहे हैं ना। डिटैच के साथ फ्रॉम लगता है, डिटैच, इसके साथ भी फ्रॉम लगता है। डिस्यूड के साथ भी फ्रॉम लगता है, डिस्यूड, ठीक है, इसके साथ भी फ्रॉम लगता है। तो ये कुछ हैं ऐसे जिनको आप जो है, प्रोटेक्ट तो आप जानते ही होंगे, प्रोटेक्ट, इसके साथ भी फ्रॉम लगता है। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो फ्रॉम को फॉलो, मतलब कुछ फिक्स वर्ड हैं जो फ्रॉम को फॉलो करते हैं, ओके। तो याद रख लें, प्रिवेंट मी फ्रॉम, और आईएनजी लगता है तो आपको पता ही है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद अगर वर्ब आए तो आईएनजी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट। अब देखिए, ऑफ एनी एक्सक्यूज, टू एनी एक्सक्यूज, फ्रॉम एनी एक्सक्यूज और एट एनी एक्सक्यूज, बताइएगा क्या होगा यहाँ पर।
बताएं इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का ऑफ आ रहा है, ठीक है, उन बच्चों का करेक्ट है। और 2 वाले बच्चों का क्यों गलत है इसको देख लें। अगर कहीं पर एडमिट ऑफ आए, ठीक है, एडमिट ऑफ, तो इसका मतलब होता है गलती स्वीकार करना। बात समझ पा रहे हैं ना। टू एक्सेप्ट हिज ओन मिस्टेक, तो गलती स्वीकार करना, इट मीन्स आप क्या करेंगे, एडमिट ऑफ लगाएंगे। लेकिन एडमिट के साथ टू भी लगता है, बट कब लगता है उसको देख लें। जब आप जो है, जब आप कहते नहीं हो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, स्कूल में एडमिशन लिया, बात बात करते हैं ना, स्कूल में एडमिशन लिया, तो एडमिट टू हॉस्पिटल, एडमिट टू स्कूल, ये करेक्ट है, मतलब किसी चीज़ में प्रवेश करना, ठीक ना। तो एडमिट टू तब करेक्ट होगा, और गलती स्वीकार करने के अर्थ में आपका ऑफ लगेगा। इसको याद से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस ही मिलते हैं और आपसे गलती हो जाती है। ओके, तो जिन बच्चों का ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है उनका करेक्ट है, और 2 वाले बच्चे कुछ नया सीखने को मिल गया, ठीक है। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। जैकोब्स हाउस इज, और आपको 2 डैश मिला है, द वे, अब आपको मिल रहा है दिल्ली। बस आपको अगर मेरा जो है, आपने जो है कंटिन्यूअसली अगर क्लास किया होगा तो आपको मैंने बताया था ना कि एंड आए तो उसके पहले बिटवीन आता है। यदि याद हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, मुझे पूरा यकीन है आपको याद होगा, है ना। तो बिटवीन और एंड, जिन बच्चों को याद है तो जल्दी जल्दी बताएं किनको किनको याद है, तब तक पढ़ते भी चलें। बिटवीन, बिटवीन के साथ जब एंड लग जाएगा तो ये कहते नहीं है कि इसके इसके बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, इस तरीके से। तो यहाँ पर बिटवीन वाले ऑप्शन को आप पकड़ें, तो अब देखिए डी वाला ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एट द वे होता ही नहीं है, सभी बच्चे जानते हो, ऑन द वे होता है, तो ऑन द वे होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिटवीन दिल्ली एंड नोएडा, और आपका जैकोब्स हाउस इज ऑन द वे, ठीक है। इन द वे भी मिल सकता था, बट आपको याद रखना होगा ऑन द वे होता है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, प्रश्न में ही कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, और उस हिंट को कैसे पकड़ना है, ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। जब बच्चे प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में जाते हो तो वो जो प्रेशर वाला है, डर कि कैसे होगा, क्या आएगा, क्या पूछेगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये वाला जो दिमाग में सस्पेंस चलता है, फ्लैशबैक होने लगता है, मम्मी क्या कही थी, पापा क्या कहे थे, यार पिछली बार नहीं हुआ, ऐसा डर जो दिमाग में चलता है, तो फ्लैशबैक वगैरह आना बंद हो जाएगा। लगातार प्रैक्टिस करिए तो एग्ज़ाम को आप ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। ओवरकम मीन्स होता है जीत हासिल करना, उस पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। विदाउट एनी एम, इसका मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, द अंडरलाइन वर्ड, इसको इस सेंटेंस में एट रैंडम का क्या मतलब होता है, आप देखें। फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू एंजॉय द डे, एंड टू इंड क्वायरल, या विदाउट एनी एम, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एट रैंडम का क्या मतलब है। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, कहते नहीं रैंडमली या ऐसे ही बिना मतलब बेमतलब का, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहा कुछ कुछ शॉट्स ऐसे ही फायर कर दिए गए। बस आपको मीनिंग पता चल रही है ना, एट रैंडम का क्या मतलब होता है, ये आइडियम है, एग्जाम में पूछता है। एट 6 एंड 7, एट द 11th आर, कुछ हैं जो एट लगा करके मिल जाएंगे। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंजॉय द डे इंड क्वेरल नहीं, विदाउट एनी एम, यानी कि बिना कुछ किसी उद्देश्य के ऐसे काम हो गया, ठीक है। तो आपने 16 का, जिन बच्चों का डी आंसर कर आ रहा है उन बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देख लें। आवर प्लान गो टू लंदन इज, हमारा लंदन जाने का जो योजना है वो कैसा है, इन द एयर,
अब आपको सीधे सीधे पता चल गया ना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। ये आपको आसान सा भले ही लग रहा हो, बट ये एग्ज़ाम में आया है। तो आपको जब आ रहा है तो बहुत आसान है, और जिनके बच्चों को नहीं आ रहा है वो लर्न कर लें। अंडर कंसीडरेशन मतलब होता है विचार करने के अंदर, यानी कि होता है ना अभी विचार में है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो नहीं, इन द एयर मतलब वही हवा में, ठीक है। ये नहीं सर्टेन भी नहीं, फॉर अप्रूवल में अनडिसाइडेड, यानी अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, बस ऐसे सोच रहे हैं। तो अंडर कंसिडरेशन भी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा, पहले ऑप्शन में यही मिलेगा आपको। विचार में है नहीं, अनडिसाइडेड यानी कि अभी निर्णय ही नहीं हुआ है, और विचार में नहीं, निर्णय हो जाए तो सर्टेन, डिसाइड, और ना हो तो अनडिसाइडेड। तो यहाँ पर आपका इन द एयर का मतलब अनडिसाइडेड मैटर, ओके। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल, जिन बच्चों का डी करेक्ट आ रहा है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द किंग ऑफ मेटल्स इज बिकमिंग डियरर बाय द डे। द किंग ऑफ मेटल्स, अब इस किंग ऑफ मेटल्स को आप जो है क्या करेंगे, अंडरलाइन वर्ड है आयरन, डायमंड्स, गोल्ड और प्लेटिनम। मुझे लगता है आप बच्चे आज के ज़माने के हिसाब से चलोगे और सीधे सीधे कह दोगे लोहा तो कम है, सोना भी कम है, डायमंड की कीमत ज़्यादा है, आजकल तो मैम प्लेटिनम चल रहा है, कुछ ऐसा सोच रहे होगे ना। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि डायमंड और प्लेटिनम ही आजकल चलन में है। अरे मैं ये नहीं कहती कि गोल्ड लोग नहीं पहन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आजकल की फैशन में, तो गोल्ड तो है ही, गोल्ड को कौन पीछे कर सकता है। बट आप देखेंगे इस ऑप्शन में तो आपको बस ध्यान रखना होगा किंग ऑफ मेटल्स किसको कहते हैं। मेरे ये बात को कहने का कोई पर्सनलाइज ना ले भाई, बस कहने का ये मतलब है ना कि जैसे आजकल गोल्ड की तुलना में डायमंड्स के ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, और प्लेटिनम भी लोग पहन रहे हैं, महंगा है। तो यहाँ पर अब बाकी गोल्ड तो हर किसी के पास है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किंग ऑफ मेटल्स गोल्ड को कहा जाता है, कुल मिला जुला करके आप ऐसे समझें, गोल्ड को कहा जाता है। अच्छा, गोल्ड को किंग ऑफ मेटल्स क्यों कहते हैं, यानी कि धातुओं का राजा। ये एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है भाई, आप इसको किसी भी प्रकार से लर्न कर लें। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल्स फॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। आपको पता है ना, सोने के सिक्के, सोने के गहने और ज्वेलरी, ये सब आभूषण, ज्वेलरी, ये सब बनते हैं, ठीक ना। इसलिए मेटल्स को का राजा गोल्ड को कहते हैं, और यहाँ पर आपको गोल्ड ही करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रख लीजिए भाई, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं तो प्लेटिनम पसंद करती हूँ, नहीं मुझे डायमंड पसंद है, मुझे गोल्ड पसंद है, ऐसे नहीं। बस आप याद करें किंग ऑफ मेटल्स बराबर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ही प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। अब डक्स एंड ड्रैक्स का क्या मीन है। विथ हिज एंसेस्ट्रल माने होता है पूर्वज, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पूर्वज, फोर फादर्स, ठीक है, पूर्वज। और प्रॉपर्टी वॉज या पैतृक होता है, वॉज रुइन। तो ही प्लेड, उसने क्या खेल डाला, यानी कि क्या डक्स एंड ड्रैक्स की तरह विथ हिज इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पूर्वजों की संपत्ति को, और खुद भी बर्बाद हो गया। वॉज रुइंड यानी ही वॉज रुइंड यानी खुद भी बर्बाद हो गया। अब देखिए डक्स एंड ड्रैक्स का क्या मतलब है। डिसीव मतलब धोखा देना, ये बन नहीं रहा है। टू सेल माने बेच डालना। गैम्बल मतलब जुआ खेल डालना। टू वेस्ट यानी कि उसने अपने पूर्वजों की संपत्ति को क्या बर्बाद कर दिया, एकदम कहता नहीं, कहने पानी में डाल देना। तो टू वेस्ट, डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब टू वेस्ट, ओके। तो जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, योर लिटिल बॉय ब्रोक माई किचन विंडो दिस मॉर्निंग। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। बताइएगा, तुम्हारा छोटा लड़का क्या कर दिया, मेरे किचन विंडो को इस सुबह यानी आज सुबह को क्या जो है तोड़ दिया। बताइए, किचन विंडो तोड़ दिया, कौन, लिटिल बॉय। ऑप्शंस देखें,
माई लिटिल बॉय ब्रोक योर किचन विंडो दिस मॉर्निंग। माई किचन विंडो वॉज ब्रेक्ड बाई योर लिटिल बॉय दिस मॉर्निंग। माई किचन विंडो वॉज ब्रोकन बाई योर लिटिल बॉय दिस मॉर्निंग। एंड फोर्थ देख लेंगे, माई किचन वॉज गॉट ब्रोकन, मेरा किचन ही तोड़ दिया गया। यहाँ खिड़की की बात हो रही है, ये कह रहा है मेरे किचन को ही तहस नहस कर दिया, सीधे से इसको गलत कर देंगे। ठीक है, अब आपका ए बी सी में बात करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान है ना कि जब सेंटेंस को ए बी सी तक ही रहे, डी तो आपने गलत ही कर दिया, ठीक ना। अब आप देखिएगा कि योर लिटिल बॉय ब्रोकन माई किचन विंडो, तो आपको आगे लेके आना पड़ेगा माई किचन विंडो वाज ब्रोकन ना। तो देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ, ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिएगा, माई किचन विंडो वाज ब्रेक्ड कर रहा है, और ब्रेक नहीं ब्रोकन होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आप सी ऑप्शन पर चलें तो सी ऑप्शन देखिए, माई किचन विंडो वाज ब्रोकन बाय योर लिटिल बॉय दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 20 का सी करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी चेंज द पैसिव वॉइस। आवर होस्ट्स ट्रीटेड अस वेरी काइंडली। बताइए, हमारे होस्ट यानी मेहमानों का स्वागत करने वाले लोग हमें बहुत काइंडली यानी कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है पेश आते हैं, हमारे पेश आए। तो बताइए, पास्ट की बात हो रही है, तो वी वर काइंडली ट्रीटेड, तो कि मतलब हमें काइंडली ट्रीट किया गया होस्ट के द्वारा, पहला। दूसरा, आवर ट्रीटमेंट वॉज वेरी काइंड, ये यहाँ गलत हो जाएगा ना, ये आपको मतलब ये तो इनफॉर्मल इंग्लिश की तरह बस मीनिंग कंप्लीट करके जो है सेट कर दिया, ये इनकरेक्ट है, यानी बी तो एकदम आपने इनकरेक्ट कर दिया। अस को आप आगे लाएंगे तो वी बन जाएगा, ठीक है, जब आप अस को आगे लाएंगे तो वी बना देंगे। अब आपको जब बाई होस्ट अगर आप करते हो तो आवर भी तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी में देखो, वी गॉट काइंड, गॉट वगैरह अपने मन से नहीं लगाएंगे। वी वर ट्रीटेड वेरी काइंडली बाई आवर होस्ट, ठीक है। अगर यही आपने जो है जिस ऑप्शन में मिलेगा वही करेक्ट है, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में मिल गया, वी वर ट्रीटेड वेरी काइंडली। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो, वेरी को हटा दिया, और कुछ जो है ये पैसिव वॉइस में आप कुछ अपने मन से नहीं लगाते और हटाते हो, सिर्फ हटा और लगा सकते हो प्रीपोजिशन को, कि जैसे सरप्राइज है तो एट लगेगा, सच पर ना सेटिस्फाइड है तो एट लगेगा, और पर्सन हो तो विथ लगेगा, बाई को हटा के। बट आप ऐसा थोड़े है कि वेरी वगैरह एडवर्ब का वाले शब्द ही हटा दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नरेशन नहीं है। नरेशन में यस्टरडे को प्रीवियस डे बोलते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके टेंस के अनुसार काम करना होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अब आत्मसंतुष्टि से ही मतलब खुश रहे, उसको आसपास हमारे क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, स्वार्थी मिजाज का, अपना भला तो जो है ना, सबका भला हो, शुरुआत मुझसे हो, इस तरह की धारणा कि मतलब मेरा ही खाली सुख, बाकी सब लोग के साथ चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, अपने उपलब्धियों पर स्वयं ही खुश रहने वाला क्या कहलाता है? आत्मसंतुष्ट या आत्मी उन्नत से संतुष्ट। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव मतलब होता है उत्साहपूर्वक उत्तर देने वाला, तो यहाँ पर तो इनकरेक्ट हो गया रेस्पॉन्सिव का। कंप्लेसेंट यही करेक्ट है ना, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट इंसान, अपनी उन्नति से ही संतुष्ट रहने वाला इंसान। और जॉवियल मतलब होता है प्रसन्न चित्त, ठीक है। और विटी मने चतुर, चालाक, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करने वाला। तो स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब हो जाएगा आपका कंप्लेसेंट। ओके, यानी दम्भी, आत्मसंतुष्टि और अपना अपनी उपलब्धियों पर स्वयं ही खुश रहने वाला। तो आप इसको लर्न कर लें। बी ऑप्शन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। ओके, बाकी बच्चे लर्न कर लें, बिल्कुल भी उदास ना हो, ठीक है।
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको धैर्य पूर्वक बने रहना है, ठीक है। चाहे 10 क्वेश्चन सही हो, चाहे 17 क्वेश्चन सही हो, चाहे 25 में 25 सही हो, बस आप ये उम्मीद के साथ काम करें एक दिन मेरा 25 में 25 करेक्ट होगा, ठीक है। तब देखिए कितना मज़ा आएगा। ओके। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ और लर्निंग मैटर, बताइए ये जो है भौतिक जीवन या लिविंग मैटर यानी कि जीवन से संबंधित चीज़ें, इसका अध्ययन फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी शरीर है ना, शरीर विज्ञान ये हो गया। और दूसरा देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान, आप जानते हैं बाद में 2 भागों में बढ़ जाता ना, जूलॉजी बॉटनी। और जूलॉजी मतलब आप जंतु विज्ञान जानते हैं। और साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपने क्या करेक्ट कर देना है, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, ठीक है, बायोलॉजी, बी फॉर बायोलॉजी, उनका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फिजियोलॉजी क्यों नहीं करेक्ट है, स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ यानी कैसे जीवन जीना है, किन किन परिस्थितियों पर जीवन निर्भर करता है, इन सभी जो है चीज़ों का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है ना, सॉरी जीव विज्ञान में किया जाता है ना। जंतु तो आपका सिर्फ जंतु हो गया, जीव मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, मनुष्य और सभी क्रिएचर इसमें आ जाते हैं। तो जीव विज्ञान इसमें पेड़ पौधे सब कुछ आएंगे। अब बाद में यही 2 भागों में बायोलॉजी का ही पार्ट बॉटनी और जूलॉजी है, तो बी आंसर करेक्ट है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। एक्साइटिंग ओनली सॉरी एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, सिर्फ जो है दिमाग में अस्तित्व रखने वाला यानी उसमें कुछ भी सच्चाई ना हो, तो क्या हो जाएगा। मर्सेनरी मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाला। भाड़े का टट्टू, किराए का टट्टू मतलब आप क्या, आपको जो है कोई काम करवाना है तो आप उनको पैसे दे दो, वो आपका काम कर देंगे। उनको ये नहीं मतलब है सही काम कर रहे हैं कि गलत काम, बस उनको पैसे दे दो, वो जो है कोई भी काम कर लेंगे। तो पैसे के लिए काम करने वाला दैट पर्सन इज कॉल्ड मर्सेनरी। सैनिक वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि किराए का सैनिक जो है पैसे के लिए सेना में भर्ती हो जाना, ये आपका है। और गैम्बल माने आप जानते हो कि जुआ खेलना। इमेजरी इसका करेक्ट आंसर है, इमेजरी, इमेजिनरी मतलब जो है इमेजिनरी मतलब आपके सिर्फ जो है मन मस्तिष्क में ही उपजे कल्पना की जो है बातें जिसमें तनिक भी सच्चाई ना हो। और नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। तो ये बीच में जब सुशांत सिंह जो है ने आत्महत्या की थी तो ये नेपोटिज्म बॉलीवुड वाला बहुत न्यूज़पेपर में निकल रहा था। तो नेपोटिज्म ने भाई भतीजावाद, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मिला जुला करके आपका सी आंसर इमेजिनरी यानी सिर्फ मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में ही आपके अस्तित्व रहे, उसका उसका सच्चाई से कोई कनेक्शन ना हो। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये सही है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ये आपको जो है कहीं भी कोई इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लामेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से संबंधित है, ठीक है। और देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने एक बनाया आपके लिए कि आपको पता चले कि सिर्फ ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इनसे क्वेश्चन से नहीं लेना देना, लेना देना है सिर्फ जो है कैपिटल लेटर से भी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय। तो देखिए राइजेस फ्रॉम द, ये तो सब सही है। अब आपको गंगा का जी कैपिटल होना है कि स्मॉल होना है, और हिमालय का एच स्मॉल होना है कि कैपिटल, यही आप अगर फाइंड आउट कर लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे पहली बार में लगेगा सब एक ही तरह है, ये तो गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इस जी, गंगा के जी को और इस हिमालय के एच को ध्यान करें। पहले तो बच्चे आप ये बताओ हिमालय और गंगा कौन सा नाउन है, बताइएगा, ये कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन है ना, गंगा एक नदी का नाम है,
तो नदी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, बट आप जब उनको विशेषीकृत कर रहे हैं, दुनिया में एक है गंगा जी, तो आप ऐसे में द आर्टिकल लगाते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। और हिमालय पर्वत भी एक है, तो हिमालय पर्वत भी एक है, तो उसके पहले भी द लगा रहे हैं। ठीक ना। अब बताएंगे यहाँ पर एच क्या रहेगा, स्मॉल की कैपिटल। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, द गंगा का जी कैपिटल, हिमालय का भी एच कैपिटल, उन बच्चों का करेक्ट है। ठीक है। तो बाकी देखिए, ए में भी जी गंगा जी का जो है आपका स्मॉल है, बी में भी सी में भी स्मॉल है, डी में भी स्मॉल है, तो मिला जुला करके ए जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। तो मुझे लगता है आपको सभी बच्चों को ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ज़रूर से ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर आपने गेन किया। ठीक है। कौन सी नई बात आपको सीखने को मिली, और क्लासेज आपको कैसी लग रही है बच्चों, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा आपको समझ में आया। आज मैंने एरर के क्वेश्चन नहीं डाले थे, मुझे लगा कि प्रीपोजिशन वगैरह को भी आज हाईलाइट किया जाए। ठीक है। ऐसे कभी कभी कुछ एक टॉपिक पे ही ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिया करेंगे बना करके, ताकि आपको जो है पर्टिकुलर टॉपिक से भी अच्छे अच्छे पॉइंट मिले। आपको मेरा ये जो है जो चल रहा है मेरे दिमाग में कि ये करेंगे, वो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर भेजें। और बच्चों अपने स्कोर बताएं, क्या क्या आपको फील हो रहा है क्लासेस को अटेंड करके, सब कुछ लिखें। आपके सुझाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप संतुष्ट रहेंगे क्वेश्चंस से तभी तो हमारी संतुष्टि है। हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है। हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों को किस एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की ज़्यादा आवश्यकता है ना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक्स अलॉट।